देखिए, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़्यादा असरात हैं। अगर आप पहले देखोगे कि हमारा पूरे साल का टेम्परेचर कैसा था। अगर जनवरी की बात लें, जनवरी 23 की, तो उस टाइम हमने देखा कि अराउंड 1 डिग्री नॉर्मल से ज़्यादा था जनवरी में। इसी तरह अगर फरवरी में देखें, फरवरी में अराउंड 5 से 7 डिग्री ज़्यादा था नॉर्मल से। ऐसे ही चलता गया ये। और आज अगर हम देखें दिसंबर में क्या था, दिसंबर में भी फिर एक बार नॉर्मल से दिन का टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा था, लेकिन रात का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल से कम था बाई अराउंड 1.5 डिग्री। तो साथ में हमने ये भी देखा कि जो प्रेसिपिटेशन है, मतलब स्नोफॉल होती थी विंटर्स में, तो स्नोफॉल ही होती है। रेनफॉल तो हम एक्सपेक्ट नहीं भी करते थे, बट इस साल हमने देखा कि ना तो कोई रेनफॉल ही हुई अभी तक और ना स्नोफॉल ही। और हम जो डिविएट हुआ है फ्रॉम नॉर्मल, दैट्स अराउंड 50%। मतलब अगर हमारा कहीं पे 100 मिलीमीटर एक्सपेक्टेड था, वहाँ 50 मिलीमीटर्स भी नहीं हुआ है अभी तक प्रेसिपिटेशन। तो आगे जब हम देखेंगे, हमारा जितना भी पानी समर्स में आता है, जो भी वो कंप्लीटली हमारा ग्लेशियर से आता है। ये रिचार्जेबल होता है। ये रिचार्ज तब विंटर में होता था, उसके बाद समर में ग्लेशियर जो है वो थोड़े से मेल्ट होके हमारे जो दरिया है उनमें पानी आता था, जिसको हम एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब ऑलरेडी हमारे पास ग्लेशियर्स जो है वो ऑलरेडी रिसीडिंग है, और हम ये बोलते हैं कि दैट विद एवरी 1 ईयर 6 मीटर्स हमारा जो ग्लेशियर है वो कम होता जा रहा है। इस साल जब वो रिचार्ज ही नहीं हुए, उसका मतलब है कि जो हमारे पास लास्ट ग्लेशियर्स थे वो इस साल उससे डबल ख़त्म हो जाएंगे, और हमारे जो समर्स में है पानी बिल्कुल अवेलेबल नहीं होगा। अब ये है कि हमने पिछले कुछ साल में देखा, 2-3 साल हमने देखा कि हमारा जो विंटर है वो एक्सटेंड हो रहा था अप टू मार्च। मतलब फरवरी में धूप निकली, उसके बाद मार्च अप्रैल में हमने देखा रेनफॉल काफ़ी अच्छा हुआ था। तो अगर इस साल भी 24 में रेनफॉल अगर मार्च के बाद होता है, देन वी एक्सपेक्ट कि जो हमारा ग्राउंड लेवल है उसका पानी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ग्लेशियर्स जो है उनको अब हम इस टाइम पे रिचार्ज नहीं कर सकते, अनलेस इस सीज़न में बर्फ़ नहीं होगी। मेरा मतलब है जनवरी और फरवरी में अगर बर्फ़ नहीं हुई, तो फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारे रिवर्स में पानी रहेगा अप टू अक्टूबर। क्योंकि जो बारिश का पानी होगा वो विद इन डेज ख़त्म हो जाता है फ्रॉम रिवर्स। लेकिन जो हमारा रिचार्ज होता था विद द हेल्प ऑफ ग्लेशियर्स, वो कंटिन्यूस होता था अप टू अक्टूबर। तो तब तक हम इसलिए एग्रीकल्चर में उस पानी को यूटिलाइज कर सकते थे। तो इसके असर पड़ सकते हैं ज़रा इसके ऊपर, या जो हमारे माहौल यहाँ पर माहौल पर कितना असर पड़ सकता एक तो हमारा जो है, हमने स्विच ओवर किया है तो हाई डेंसिटी एप्पल में। तो हाई डेंसिटी जो है ये, इसमें पानी कंटिन्यूअसली हमें चाहिए। मतलब आफ्टर एवरी 2-3 डेज हमें पानी देना पड़ता है, या तो जहाँ पर ड्रिप इरिगेशन होता है वहाँ हम अकॉर्डिंगली जो वहाँ का सॉइल स्ट्रक्चर और बाकी टेक्निकल डिटेल्स देख के हम वहाँ का पानी डिसाइड करते हैं कि इसको ये कब कब हमें इरिगेट करना है। तो उसमें ये जो हाई डेंसिटी है ये एक्चुअली काफ़ी इसमें इनपुट्स चाहिए होते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इन टर्म्स ऑफ वाटर। तो जब हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं होगा तो उससे हमें परेशानी हो सकती है। इसी तरह जो हमारे समर के क्रॉप्स होंगे, मेन क्रॉप्स फील्ड में, जैसे राइस होगा, जो कि मैक्सिमम एरिया में यहाँ ग्रो करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं होगा। और जो हमारे टेल एंड के फील्ड्स होते हैं उनमें फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो अगर हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं हुआ इन बिकॉज इफ़ वी फेल टू गेट स्नोफॉल एंड रेनफॉल फर्दर, तो हमें पहले ही कंटिजेंसी प्लान्स बनाने पड़ेंगे। कंटिजेंसी प्लान्स में हम स्विच ओवर करते हैं फ्रॉम हाई वाटर requiring plants to those plants which can sustain ड्रॉट। उसमें हमारा मेज होगा या पल्सेस होंगे जिनको हम रिकमेंड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि ये किस एरिया में है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा कोई एरिया है जो कि वाटर सोर्स के बिल्कुल नज़दीक है, उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं कि आप मेज ग्रो करो या इवन राइस भी ग्रो करो, क्योंकि वहाँ एक्सपेक्टेड होता है कि अप टू द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन हमारे पास पानी अवेलेबल रहेगा। लेकिन
जो फेक एंड पे एरियाज होते हैं वहाँ पे हम अंडर दीज कंडीशंस रिकमेंड नहीं करेंगे कि हम वहाँ पे कोई ऐसा क्रॉप ग्रो करें जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट हाई होगी। तो अंडर दोज कंडीशंस वी विल बी आस्किंग देम टू ग्रो ओनली द पल्सेस, क्योंकि पल्सेस में क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें जितनी भी क्लाइमेटिक वेरिएबिलिटी है ये हम एट्रीब्यूट करेंगे क्लाइमेट चेंज को। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो हमने अपने हाथों से किया है। अब ये है कि इमिजिएटली हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इसको फर्दर एग्रीवेट होने से बचाने के लिए और ये जो हमारी कंडीशंस है इनको कम करने के लिए हमें खुद अब देखना है कि हम कहाँ कहाँ पे कौन से स्टेप्स उठाएंगे जिनसे एक तो क्लाइमेट चेंज कम हो जाएगा और जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इनपुट्स है स्पेशली वाटर, जो कि बहुत ही लिमिटिंग फैक्टर हो जाता है जब हम क्रॉप ग्रो करते हैं। एक फार्मर के पास सब कुछ होगा, उसके पास सीड होगा, उसके पास फर्टिलाइजर के लिए पैसा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पानी नहीं होगा, देन ही वोंट बी एबल टू ग्रो हिज क्रॉप। तो हम उस टाइम हम ये बोलते हैं कि हमें जितना जितना हम पानी बचाएं अंडर दीज कंडीशंस, फॉर एग्जांपल वाटर हार्वेस्टिंग हम करेंगे, मल्चिंग करेंगे, या बाकी हम काफ़ी हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और जिसकी वजह से फार्मर जो है वो अपने क्रॉप के लिए पानी बचा सकता है। या जो हमारा लाइफस्टाइल है जहाँ पे हम हज़ारों लीटर पानी एक दिन में खर्च करते हैं, हम उसको कंजर्वेटिवली यूज़ कर सकते हैं सो दैट जो हमारे पास अवेलेबल पानी है इन एनी फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हो या इरिगेशन के लिए हो या बाकी हाउस होल्ड यूटिलिटीज़ के लिए हो, तो उसको अगर हम थोड़ा सा कंजर्व करें तो हम पानी को बचा सकते हैं और उसको जुडिशियसली यूज़ कर सकते हैं फिर इन डिफरेंट एक्टिविटीज़। इसी तरह आप देखते हैं कि जो नॉर्मली जो हमारे छत होते हैं हम यूजुअली गटर्स का यूज़ नहीं करते हैं। अगर एक फार्मर या एक नॉर्मल इंसान भी गटर यूज़ करे, उसके बाद उस पानी को हार्वेस्ट करे, उसको अपनी किसी टैंक में जमा करे, तो उसको वो आगे जाके यूज़ कर सकता है, क्योंकि जब डर्थ होगी पानी की तो उस टाइम वही जो पानी है वो यूज़ कर सकता है, अपने किचन गार्डन में यूज़ कर सकता है या रिचार्ज हो जाएगा, उसकी उसकी भी सॉइल रिचार्ज होगी। इसी तरह वो बहुत जगहों पे जहाँ पे बिल्कुल पानी अवेलेबल नहीं होगा वहाँ वो कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकता है, इरिगेशन के लिए, बाकी प्लांटेशन जो है उनको इरिगेशन चाहिए तो उनके लिए यूज़ कर सकते ये कह हैं। सकते हैं कि एक लाइफस्टाइल चेंज हो गया है इनका। हाँ, लाइफस्टाइल जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी और ये एग्रेवेट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में डस्ट है या कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इंक्रीज होती जा रही है, इन चीज़ों पे अगर हम गौर करें या जहाँ पे हम देखेंगे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन या बिकॉज ऑफ वेस्ट मटेरियल्स, पॉलीथीन्स और बाकी चीज़ जितना भी हीट अप एटमॉस्फेयर हो रहा है, इसको अगर हम कम करने की कोशिश करें नॉट ऑन गवर्नमेंट लेवल लेकिन एक इंडिविजुअल की लेवल पे, इंडिविजुअली अगर हम देखें कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और अपने अंदर हम एक एक एटिकेट्स डेवलप करें सो दैट वी आर एबल टू सेव एंड सेव गार्ड अवर एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से फिर आगे जाके हम बच सकते हैं, अदरवाइज ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये एग्रीवेट होती जाएंगी।